हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम यू ब्लैंक मोर अटेंशन टू योर स्टडीज़। यानी कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी पढ़ाई पर क्या करो, अटेंशन दो, ध्यान दो। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ होगा? तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, इट इज़ टाइम मिल जाए या इट इज़ हाई टाइम मिल जाए, इट इज़ हाई टाइम, तो इन दोनों के साथ आपको पास्ट का वर्ब यूज़ करना है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ये नहीं है, पेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में भी नहीं जाना है, आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। किन कंडीशन में? जब इट इज़ टाइम मिल जाए या इट इज़ हाई टाइम मिल जाए तब आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ माई कजिन्स लिव इन द यूएसए। यानी कि मेरे कजिन्स में से, यहाँ पर कई कजिन्स की बात की गई है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ईच का यूज़ हम बिल्कुल कर सकते हैं कि मेरे कजिन्स में से हर एक जो है वो कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। मेनी, मेरे कजिन्स में से बहुत ज़्यादा, अगर जो आप मेनी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए था, तो यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब लगाया तो मेनी कैंसिल हो गया। मच का यूज़ कभी भी हम काउंटेबल के साथ नहीं करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। ऑल ऑफ माई कजिन्स, जितने भी मेरे कजिन्स हैं सब के सब कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। लेकिन सभी की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको लिव लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इस वजह से ऑल भी कैंसिल हो गया। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आप ईच या एवरी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मैनेजर्स कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म मेड द एम्प्लॉय फील अटरली। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा? तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैनेजर ने कॉन्स्टेंटली तरीके से क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, यानी कि आलोचना किया, जिससे एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या फील किए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेटेड। इलेटेड मतलब होता है बहुत खुश, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो जब मैनेजर जो है वो किसी को क्रिटिसाइज़ करेगा तो हैप्पी तो फील करेगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इन्विगरेटेड। इन्विगरेटेड मतलब होता है एनर्जेटिक। तो क्रिटिसिज्म करेगा तो कोई भी पर्सन एनर्जी तो फील नहीं करेगा, एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है डिमोरलाइज्ड। डिमोरलाइज्ड मतलब होता है निराश, यानी कि हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना, मनोबल गिर जाना। ठीक है, तो मैनेजर क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका मनोबल जो है वो गिर जाएगा, वो क्या फील करेंगे, हतोत्साहित फील करेंगे। बिल्कुल सी नंबर फिट बैठ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी, यानी कि ये भी इलेटेड का ही सेंस देता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। यानी कि वैसा पर्सन जो इनडिफरेंट रहे, उदासीन रहे, उसको कोई भी फर्क ना पड़े, किस चीज़ का, ना तो प्लीजर का, बहुत ज़्यादा खुशी होने का, ना ही बहुत ज़्यादा दर्द का, यानी कि किसी भी टाइप का उसको फील ना हो, वो इनडिफरेंट रहे दोनों सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में वो उदासीन रहे। तो इसके लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है एकदम संतुलित, बैलेंस्ड आदमी, यानी कि ना तो उसको प्लीजर का इफेक्ट पड़े ना ही पेन का इफेक्ट पड़े, तो उस टाइप के पर्सन को हम स्टोइक ही बोलते हैं। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, यानी कि वैसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हो, अच्छे की ही आशा करता है, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट, जो कि जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि जो हमेशा निराशा सोचता है, यानी कि हर सिचुएशन में बुरा ही सोचता है, तो उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रियलिस्ट। रियलिस्ट मतलब होता है यथार्थवादी, यानी कि ये पर्सन जो है वो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता है, उम्मीद करता है, और ना ही बेवजह किसी चीज़ से डरता है, यथार्थवादी रहता है, बिल्कुल वास्तविकता को ही मानकर जो भी फैसले लेना होता है वो रियलिस्ट पर्सन लेता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सी ऑब्जेक्टेड ब्लैंक हर पिक्चर बीइंग टेकन विदाउट हर परमिशन। यानी कि उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, मना कर दिया अपनी पिक्चर को, अब उसकी पिक्चर लेने से बिना उसके परमिशन के।
तो किसी चीज़ को जब ऑब्जेक्ट किया जाता है तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट वर्ड के साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो सी ऑब्जेक्टेड टू हर पिक्चर बीइंग टेकन विदाउट हर परमिशन। तो यहाँ पर टू जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है द न्यू पॉलिसी इज डिजाइंड टू ब्लैंक अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अमंग द स्टाफ। यानी कि ये जो नई पॉलिसी है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो क्या चीज़ ला देती है, अर्जेंसी ला देती है, जल्दी की भावना ला देती है, किस चीज़ में, स्टाफ में। तो ये अर्जेंसी का जो सेंस है उसको क्या कर देती है, ये न्यू पॉलिसी वो जागृत कर देती है, जगा देती है, उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो लास्ट ऑप्शन है इन्वोक। इन्वोक करना मतलब होता है विनती करना, यानी कि प्रार्थना करना। तो ये डिज़ाइन की गई है प्रार्थना करना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वोक। कॉन्वोक मतलब होता है बुलाना, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी में लोगों को इकट्ठा करना, ये भी गलत सेंस दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक मतलब हो जाता है कैंसिल कर देना, वापस ले लेना, यानी कि रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये भी इसके सेंस में सही नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वर्ड है इवोक। इवोक कर देना मतलब होता है जगा देना, उत्पन्न कर देना। न्यू पॉलिसी जो है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसमें अर्जेंसी का सेंस जो है वो इवोक कर देती है, उत्पन्न कर देती है स्टाफ में। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है हार्डली अ डे गोज बाई ही डजेंट रिग्रेट हिज डिसीजन। यानी कि मुश्किल से ही उसका एक भी दिन गुजरता होगा कि जब उसको रिग्रेट नहीं होता है अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर उसको पछतावा नहीं होता हो, वैसा मुश्किल से ही एक भी दिन गुजरता हो। तो यदि आपने ऐसा सोच लिया कि हार्डली का पेयर जो है वो व्हेन के साथ बनाता है, यदि आपने ये टिक किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डली और व्हेन का यूज़ हम पेयर के लिए बिल्कुल करते हैं जब दो क्लॉज दिया रहे। और जब ऐसा सेंस निकलेगा, मान लीजिए कि यही सेंटेंस ऐसा रहता कि हार्डली हैड आई रीच्ड होम ब्लैंक द फोन रैंग। यानी कि मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि तभी फ़ोन बजा। ये एक क्लॉज हुआ, सेकंड क्लॉज ये हुआ। तब यहाँ पर आप हार्डली का पेयर किसके साथ बनाएंगे, व्हेन के साथ बनाएंगे। बट यहाँ पर ये पूरा क्लॉज नहीं है। हार्डली अ डे गोज यानी कि मुश्किल से एक भी दिन गुजरता होगा कि वो जो है इस चीज़ के विषय में रिग्रेट नहीं करता हो। तो की के सेंस में हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। ये आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से उसका दिन गुजरता है। यहाँ पर दैट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ना कि व्हेन होगा, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है ही इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग फॉर द इंटायर मील डिस्पाइट आवर प्रोटेस्ट्स। यानी कि हमारे बहुत मना करने के बावजूद उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि पूरे मील का खर्चा जो है वो खुद ही पे करेगा। तो इंसिस्ट इस चीज़ को पे करेगा। तो आपको याद रखना है किसी बात पर इंसिस्ट किया जाता है, यानी कि जोर दिया जाता है, तो बात पर जोर दिया जाता है। इंसिस्ट वर्ड अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग फॉर द इंटायर मील। 9th नंबर क्वेश्चन है द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग ब्लैंक प्रोमिसेस ही हैड नो इंटेंशन ऑफ कीपिंग। तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि पॉलिटिशियन पर प्रॉमिस करने का क्या लगाया गया, आरोप लगाया गया, जिसको पूरा करने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो किस टाइप के प्रोमिसेस हो सकते हैं जिसको कंप्लीट करने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है, झूठ मूठ के क्या कर रहा है, वादे कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब होता है अस्थाई। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है असुरक्षित, यानी कि जिसमें खतरे हों। तो खतरे वाले प्रोमिसेस करने का उसको, खतरे वाले प्रोमिसेस को क्या इंटेंशन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसियस। स्पेसियस मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि वैसी चीज़ जो देखने में सही लगे लेकिन उसको वो जो है असल में झूठे हों, झूठे वादे हों, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसियस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि पॉलिटिशियन जो है वो स्पेसियस प्रोमिसेस का वादा करने का उस पर आरोप लगा है, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है उनको पूरा करने का, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है हैड द एम्बुलेंस अराइव्ड सूनर द पेशेंट ब्लैंक सेव्ड। यानी कि यदि एम्बुलेंस जो है वो समय पर जल्दी पहुंच जाती तो पेशेंट को क्या कर लिया गया होता, बचा लिया गया होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। एक क्लॉज में आपको परफेक्ट का मिला है तो सेकंड क्लॉज में भी आपको परफेक्ट की ओर ही जाना पड़ेगा। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्लॉज में हैड लगाया है तो सेकंड क्लॉज में भी परफेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट में क्या है, माइट हैव
और फिर बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। माइट हैव बीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुड भी परफेक्ट में नहीं है, वुड भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट में नहीं है बाकी का। 11th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई अबाउट द ट्रू मोटिव्स आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड हिम। यानी कि यदि मेरे को उसका ट्रू मोटिव पता होता कि उसका इरादा क्या है तो मैं कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है, यहाँ पर भी वुड हैव ये भी परफेक्ट की ओर गया है, तो इसमें को भी हमें परफेक्ट में ही लेकर चलना पड़ेगा। तो न्यू तो परफेक्ट का है नहीं, हैड नोन ये रहा परफेक्ट का, और वुड हैव नोन सेकंड क्लॉज में ऑलरेडी वुड हैव लगा दिया है, तो फर्स्ट क्लॉज में आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेकंड क्लॉज में आप यूज कर दीजिए क्या, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वुड हैव लगा दिया, हैड भी 3 लगाइए। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हैव वाला भी आपको टिक नहीं करना है। 12th नंबर क्वेश्चन में हमें एफेमरल का मतलब बताना है। एफेमरल मतलब होता है कोई चीज़ जो शॉर्ट लिविंग है, बहुत कम समय के लिए टिकने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफेमरल। तो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक टिकने वाला, ये तो उल्टा मीनिंग दे रहा है, ये कैंसिल हो गया। इटरनल, इटरनल मतलब होता है शाश्वत, यानी कि लंबे समय से रहने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला। तो शाश्वत भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत कम समय तक लास्ट होने वाला, टिकने वाला, रहने वाला, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है स्थायी, यानी कि ये भी लॉन्ग टाइम में ही जाता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द लेक्चर बेगन द पावर वेंट आउट। यानी कि जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ था कि तभी लाइट चली गई। तो नो सूनर यहाँ पर हमें कौन सा पेयर बनाएंगे कंजक्शन का, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, नो सूनर मिल जाए, तो ये अपना पेयर जो है तभी, तभी लाइट चली गई, तो तभी के लिए आपको THEN यूज़ नहीं कर देना है। आपको याद रखना है कि नो सूनर अपना पेयर जो है वो दैन के साथ बनाता है, ना कि देन के साथ। इस बात को आपको याद रखना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक बात ये भी याद रखना है कि नो सूनर में आपको इन्वर्जन करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक द न्यू डिज़ाइन नेक्स्ट क्वार्टर। यानी कि हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में न्यू डिज़ाइन को क्या करने का, लॉन्च करने का। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, इन्फिनेटिव होगा कि जेरेंड फॉर्म होगा कि टू प्लस जेरेंड, कौन सा वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, लुकिंग फॉरवर्ड मिल जाए, लुकिंग फॉरवर्ड मिल जाएगा, तब वहाँ पर आपको टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरेंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। टू प्लस जेरेंड यूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। यानी कि मैं एक कप चाय लेना चाहूँगा। तो जब कभी इस तरह से पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, अपनी इच्छा बता रहे हो कि मैं एक कप चाय लेना चाहूँगा, तब वहाँ पर आपको इस तरह से इच्छात्मक वाक्यों के लिए वुड का यूज़ करना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, वुड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक यू नीड एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू आस्क। तो क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, शुड यू नीड एनी हेल्प, यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, कृपया करके आप क्या ना करें, हेजिटेट ना करें, यहाँ पर शुड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी सजेस्टेड ब्लैंक बाय द एंड ऑफ द वीक। यानी कि कमिटी ने सजेस्ट किया फाइनल करने का रिपोर्ट को कब तक, तो इस सप्ताह के अंत तक। तो यहाँ पर ऐसा सजेस्ट किया, तो सजेस्ट वर्ड के साथ आपको याद रखना है कि दैट का यूज़ करना है, ना कि टू का यूज़ करना है, ठीक है। ये रहा दैट, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, टू लगा दिया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द कमिटी सजेस्टेड दैट द रिपोर्ट बी फाइनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, सी इज़ नोन फॉर हर ब्लैंक व्यू ऑफ एजुकेशन आफ्टर अपोजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। यानी कि वह जानी जाती है अपने एजुकेशन के व्यू के लिए, यानी कि नज़रिए के लिए, जो वह हमेशा क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पुराने जो मेथड्स हैं उसका वो क्या करती है, उसको अपोज करती है, ठीक है। यानी कि वो क्या है, वो नए सोच वाली है, वो नए सोच के एजुकेशन के व्यू के लिए वो जानी जाती है, क्योंकि वो पुराने वाले को तो क्या कर देती है, उसका वो विरोध करती है।
फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पारंपरिक यानी कि प्राचीन। तो यहाँ पर ये प्राचीन का तो विरोध ही करती है, तो फिर से प्राचीन व्यू उसका तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब भी प्राचीन ही होता है, पुराना ही होता है, ओल्ड मेथड ही होता है, तो यहाँ पर फिर से ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है उग्र यानी कि नई सोच वाला। तो वह जो है वो नए सोच वाली एजुकेशन का व्यू रखती है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल का क्या करती है, विरोध करती है। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है संतुलित यानी कि मध्यम। यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा, रेडिकल इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है स्कार्सली ब्लैंक द स्टेशन व्हेन द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी कि मुश्किल से मैं पहुंचा ही था स्टेशन की ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से निकल गई। तो जब भी सेंटेंस में आपको स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो तब वहाँ पर आपको इन्वर्जन करना है। यानी कि इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिख दिया, कैंसिल हो गया। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये ठीक है। यहाँ पर भी हेल्पिंग, और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आपको पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है। ठीक है, पास्ट टेंस है डिड, आई भी ठीक है, इन्वर्जन भी ठीक लगाया, लेकिन डिड के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ही सैड वाई डिडेंट यू कॉल मी यस्टरडे। उसने कहा कि तुमने मेरे को कल कॉल क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर क्यों नहीं किया यानी कि वह क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो पूछना का इंग्लिश आस्क्ड हो जाएगा, जो कि चारों में बिल्कुल ठीक है। वाई यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हम कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप सीधा कीजिए, यू हो जाएगा आगे, डिडेंट चल जाएगा पीछे। यू सेकंड पर्सन जो कि चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर इसने मी मानकर चला है, जिसके अकॉर्डिंग आई लगाया है। ठीक है, डिडेंट पहले नहीं आएगा, क्योंकि इसको सीधा किया तो पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पास्ट है, तो ये डिडंट वाला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डिडंट नहीं चाहिए, हैड चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, डिडंट बिल्कुल नहीं चाहिए। यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। मी चूंकि फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ये है ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।